केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद, आप कह सकते हैं रेट, स्पीड या फिर मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। मैंने किसी भी रिएक्शन के रेट की बात की जाए, उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी की बात की जाए, तो आप कह सकते हैं उससे डील करने वाला जो चैप्टर है वो हमारे लिए केमिकल काइनेटिक्स हुआ करता है। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि ऑन दी बेसिस ऑफ रेट, हम रेट के बेसिस पर रिएक्शन को 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। आपने वो तीनों नाम आज से पहले खूब अच्छे से सुने, ठीक है। मैंने कहा वेरी फास्ट रिएक्शन, मैंने कहा वेरी फास्ट रिएक्शन आप जानते हैं जिनका रेट बहुत ज्यादा होता है। अच्छा हाँ, इस बार के टेस्ट में जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो था ही पूरा, केमिकल काइनेटिक्स और ऐड कर लिया जाएगा, ठीक। जहां तक केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा दूंगा मैं, वहां तक का केमिकल काइनेटिक्स और ऐड कर लिया जाएगा। तो मैंने कहा देखो आप ही कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो वेरी फास्ट रिएक्शन है जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है उनकी तो बात हो रही होगी। तो मैंने कहा आप ही कह सकते हैं जो वेरी फास्ट रिएक्शन एक तरीके से कंप्लीटेड विद इन सेकेंड्स, मैंने कहा जिनका रेट बहुत ज्यादा होता है जो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं उनको वेरी फास्ट रिएक्शन में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन एक वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल है। आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन मैंने कहा वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल होते हैं। जनरली एसिड बेस रिएक्शन जो होते हैं आप कह सकते हैं वो भी फास्ट रिएक्शन में कंसिडर करते हैं। कंबशन रिएक्शन होते हैं, मैंने कहा ये भी आप कह सकते हैं भाई वेरी फास्ट में शामिल कर देते हैं हम। प्रेसिपिटेशन होते हैं, तो मैंने कहा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हम जो वेरी फास्ट में शामिल कर देंगे। तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई हमारे पास में कोई भी रिएक्शन जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया उसे हमने वेरी फास्ट में कंसिडर कर लिया और कुछ नहीं है। ऐसे ही दूसरा मैं आपसे कह सकता हूँ भाई हमारे पास में वेरी स्लो रिएक्शन भी होते हैं, और हमें कह सकते हैं भाई जो वेरी स्लो रिएक्शन है तो ये वो रिएक्शन है जिन्हें कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा वेरी स्लो रिएक्शन जो है मैंने कंप्लीटेड लॉन्ग टाइम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कोरोजन है, भाई नो डाउट कोरोजन भी आप कह सकते हैं भाई हमारे लिए क्या एक केमिकल रिएक्शन ही भाई एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है, और कोरोजन को कंप्लीट होने में सालों लगते हैं। भाई घर में जो मैंने कहा लोहा यूज होता है वो आपने देखा हो, कोई ऐसा तो नहीं 2 दिन 4 दिन में करोड़ हो जाता है, सालों होते हैं उसको तब जाके करोड़ होता है। तो हमने कहा भाई हमारे लिए कोरोजन क्या एक वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। बाकी मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास में तीसरा रिएक्शन है जिसे मॉडरेट रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो देखो जनरली मैं आपसे ये कहूंगा कि जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं, मैंने कहा जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं आर मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। मैंने कहा जनरली जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में रिएक्ट होता हुआ देखें तो आप कहेंगे भाई इनका रेट ना तो बहुत ज्यादा है ना इनका रेट बहुत कम है, तो ये किस में आ जाएंगे, मॉडरेट में आ जाएंगे। या मान लो मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करा दिया तो हम कहेंगे भाई ठीक है इस टाइप के जो भी रिएक्शन होंगे हम कह देंगे भाई क्या मॉडरेट में शामिल किए जाएंगे। मैं अगर आपसे ये कहता कि भाई इस रिएक्शन का रेट मान लो R1 और इस रिएक्शन का रेट मान लो R2, और मेरा मन करता है कि भाई मैं R1 R2 में कोई कंपेरिजन चाहता हूँ कि भाई हम कैसे कंपेयर करें कि भाई R1 R2 में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो मतलब मैं उसके लिए कोई आपको ये नहीं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ बस खाली। वो ये है कि जैसे N2 इज N ट्रिपल बॉन्ड N, और H2 में मैंने कहा भाई नो डाउट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है। H2 जो कि मैंने कहा ये, और O2 O डबल बॉन्ड हो गए। एक तरीके से आप ही कह सकते हो भाई यहाँ पहले केस में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को बनने के लिए 6 बॉन्ड होंगे जिनको आपस में रीअरेंज होना पड़ेगा।
भाई 3 मैंने कहा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड होंगे और 3 ही हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड होंगे। ये 6 बॉन्ड मिलके जब रीअरेंज हो गए होंगे आपस में तो वहां से अमोनिया बन गया होगा। और मैंने कहा मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मैं कह सकता हूँ इसका तो हाफ मोल ही है। तो वैसे कहने को 2 ही बॉन्ड है, लेकिन मान लो चलो फिर भी मैंने 3 लिख दिया, कोई गिनती से मतलब नहीं है, 3 बॉन्ड रीअरेंज होंगे आपस में जिससे आप कह सकते हैं H2O बनेगा। तो भाई आपको नहीं लगता है कि जिस केस में नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा होंगे वहां रीअरेंज होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा? और मैंने कहा अगर उनको रीअरेंज होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा तो हम कह सकते हैं भाई उस केस में क्या होगा, हमारे पास में जो भी मैंने कहा प्रोडक्ट मतलब रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कह दिया भाई इसमें R2 वैल्यू R1 से ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, जस्ट मैंने कहा एक आध क्वेश्चन अगर मान लो इस टाइप का कभी दिख जाए हमें तो उसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया मैंने आपको, और कुछ नहीं। ठीक, देखो मैंने आपसे कभी ये पूरा चैप्टर जो है वो रेट के लिए डील किया जाएगा, और मैंने कहा रेट को लिखने के मेरे पास 2 तरीके होंगे। रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में लिख सकता हूँ, या मैं आपसे कहूंगा कि रेट इज चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मान लो किसी भी गैस की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमने कहा हम उसके लिए प्रेशर चेंज को भी देख सकते हैं, और मैंने कहा बाकी हम सिंपल कंसंट्रेशन चेंज को भी देख सकते हैं, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि अगर मान लो मुझसे कोई कहता है कि भाई यूनिट ऑफ रेट क्या हम लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं भाई चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है। कंसंट्रेशन जिसे हम मोलर के टर्म्स में मेजर करेंगे तो मैंने कहा मोलर सेकेंड इनवर्स लिख सकता हूँ मैं, मोलर मिनट इनवर्स लिख सकता हूँ मैं, और मैंने कहा मैं मोलर ठीक है आवर इनवर्स लिख सकता हूँ। वो मेरा मान है कि मैंने टाइम को किस फॉर्मेट में मेजर कर रखा है। भाई मेरा मन आया मैंने टाइम को सेकंड में मेजर किया, मिनट में मेजर किया, मैं कुछ भी बता सकता हूँ। अच्छा ये तो मैं समझता ही हूँ कि मोलर कुछ और नहीं, वो मोल पर लीटर ही तो होता है भाई। तो मैंने कहा मैं मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स कह सकता था, या मैंने कहा मैं मोल पर लीटर पर मिनट इनवर्स कह सकता हूँ, ये तो सभी चल जाएगा। या फिर मैंने कहा मैं मोल पर लीटर पर आवर्स इनवर्स लिखता हूँ, वो जैसा दिखेगा देख लूंगा। मतलब मैंने प्रेशर के टर्म्स में लिखा होता, अगर मैं प्रेशर को एटीएम में मेजर करता तो मान लो एटीएम सेकंड इनवर्स लिख देता, प्रेशर को बार में मेजर करता तो बार सेकंड इनवर्स लिख देता, प्रेशर को टॉर में मेजर करता टॉर सेकंड इनवर्स लिख देता। और मेरा मानने में सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स लिखूं आवर्स इनवर्स लिखूं कुछ भी लिखूं, तो सभी कर सकता हूँ मैं ये काम। तो खैर हम समझ रहे हैं कि भाई रेट सिंपल कुछ और नहीं, जो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम या चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम को हम बोल देंगे। मेरा आपसे कहना है कि भाई मेरे पास में एक रिएक्शन है A प्लस बी टू C प्लस डी। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई जो भी हमारे पास में रेट ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू ए, मुझे अगर ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट पता करना होता तो मैं बिल्कुल आपसे कह सकता था भाई मैं उसे लिखूंगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो भी ए का कंसंट्रेशन चेंज हुआ है उसे मैं पर यूनिट टाइम मेजर कर दूंगा, वही तो पढ़ा जाएगा मेरे लिए। मैं अगर आपसे थोड़ी देर के लिए ऐसा कहूँ कि भाई जो ए नॉट है दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, या मैं आपसे कह सकता हूँ भाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टी इज इक्वल टू 0। ठीक, और मैंने कहा जो ए टी है हमारे पास में दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। मैंने कहा जब रिएक्शन टी टाइम तक के लिए पूरा हो गया तो उसके बाद जो भी कंसंट्रेशन है उसे मैंने ए टी कह दिया। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमति रखते हैं भाई कि ए टी और ए नॉट में ए नॉट बड़ा होगा, तो ए रिएक्टेंट है जिसका कंसंट्रेशन लगातार कम हो रहा होगा। तो मैंने कहा कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल पर यूनिट टाइम, ये तो लिखता भाई मैं। लेकिन मैं ये भी समझ रहा हूँ कि भाई हमारे पास में जो ए टी वैल्यू छोटी है
छोटी वैल्यू में से हम अगर बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगी। हमें रेट हमेशा पॉजिटिव ही लिखना होता है, तो हमने क्या एक माइनस अपनी तरफ से लगा दिया। सिमिलरली मैं अगर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी लिखता, तो मैंने कहा मैं बिल्कुल कह देता कि भाई हमारे पास में जो भी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी है, तो मैं उसको बी टी माइनस बी नॉट कह सकता हूँ भाई, डिवाइडेड बाई टाइम टी। मुझे नहीं लगता है कि किसी को मतलब इस बात से प्रॉब्लम होगी। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी लिखता, तो मैं आपसे कहता भाई मैं ऐसे लिखूंगा भाई चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। क्या मुझे इस बार माइनस साइन लगाने की जरूरत है भाई? इस बार नहीं है। और मैंने कहा क्यों नहीं है? इस बार मैंने कहा जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि सी और डी तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो उनका कंसंट्रेशन लगातार बढ़ ही रहा है, तो वो ऑलरेडी मैंने कहा बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट को नोट कर रहे हैं तो हम उसे ठीक है नेगेटिव के साथ नोट कर रहे हैं, और जब प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में नोट कर रहे हैं तो प्लस के साथ नोट कर दे रहे हैं। प्लस आप लोग सभी ये बात बढ़िया से समझते हो कि भाई मैंने एक टी इंटरवल पे लिया है, इसीलिए ये मेरे लिए क्या पढ़ा जाएगा, एवरेज रेट पढ़ा जाएगा। इसको हम एवरेज रेट कहेंगे। अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करता तो मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप यही लिखते भाई, आर ए को मैं लिखता भाई माइनस डी ए बाई डी टी, आर बी को मैं लिखता भाई माइनस डी बी बाई डी टी। सिमिलरली मैंने कहा मैं आर सी को तो सिंपल डी सी बाई डी टी लिख देता भाई, उसके साथ तो माइनस लगाने की जरूरत थी नहीं। और मैंने कहा मैं अगर आर डी को लिखता तो मैंने कहा सिंपल मैं डी टी बाई डी टी। तो मुझे लगता है इसमें भी किसी को एतराज नहीं है भाई, अगर हमने इस तरह की फॉर्म में लिखे डिफरेंशियल के में, तो हम सभी जानते हैं भाई ये हमारे लिए क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करें। ये हमारे लिए इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ा गया है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमने ये काम बखूबी कर लिया। तो हम कहीं ना कहीं ये बात समझ रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी रिएक्शन का रेट से होता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज पॉजिटिव, मतलब हम उसे पॉजिटिव के साथ लिखते हैं, जैसे स्पीड पढ़ते हैं ना, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, बिल्कुल वैसे ही है। तो इसीलिए हमने देखा कि भाई हमारे पास में जो रेट ऑफ रिएक्शन है विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट is expressed with negative sign and is termed as rate of disappearance। मुझे लगता है इसमें शायद कोई मतलब दिक्कत नहीं है, सभी समझ रहे हैं कि भाई रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में जब हम रेट मेजर करते हैं तो नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, लगातार रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए हम उसको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कह देते हैं। दूसरा मैं आपसे कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट is expressed with positive sign and is termed as rate of appearance, या फिर मैंने कहा हम इसे क्या सिंपल रेट ऑफ फॉर्मेशन कह देंगे, तब भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मैंने कहा रेट ऑफ अपीयरेंस कह दें, रेट ऑफ फॉर्मेशन कह दें, दोनों बातें हमारे लिए सेम है। ठीक है, तो ये बात एक सिंपल सी है जो हम समझ रहे हैं। अगर मान लो मेरा मन है कि मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करता, मैंने चलो एक ग्राफ मेरे लिए ऐसा आ गया और एक ग्राफ मेरे लिए ऐसा आ गया। हम हालांकि बात सभी समझते हैं कि जो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है वो प्रोडक्ट का है, इनिशियली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के पास होता है,
तो मैंने कहा इसीलिए ग्राफ हमारे लिए क्या है, रिएक्टेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस प्रोडक्ट वाले ग्राफ पे कोई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया और मैंने उसका अगर स्लोप कैलकुलेट किया, तो आप सभी देखते हैं भाई स्लोप जो होता है वो डीसी बाई डी तो होता है। तो मैंने कहा वो डीसी बाई डी लिखा जाएगा, और डीसी बाई डी कुछ और नहीं, वो रेट को रिप्रेजेंट करेगा भाई, जो भी रिएक्शन का रेट है उसे रिप्रेजेंट करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट को। और ऐसे ही मैंने कहा अगर मैंने मान लो रिएक्टेंट वाले पे किया तो उसका स्लोप भी वही होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, एंगल 90 से ज्यादा है तो माइनस डीसी बाई डी है। और मैंने कहा ये भी रेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं भाई जो भी मेरे पास में रेट होगा मैं उसे सिंपल डीसी बाई डी लिख लूंगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट के साथ में होगा तो माइनस साइन लगा दूंगा, प्रोडक्ट के साथ होगा तो सिंपल ऐसे डीसी बाई डी लिखा रहने दूंगा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आराम से बात समझ पा रहे हैं। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, क्वेश्चन है द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट vary with time as Ct is equal to minus t cube plus 2t square plus t square plus 2t plus 2, then find rate of reaction at t is equal to 2 सेकेंड। मुझे लगता है आप बेहतरीन तरीके से आंसर बता दोगे, ऐसे मैंने कहा फिजिक्स में तमाम क्वेश्चन करते हो आप, ढेर सारे क्वेश्चन जो आप फिजिक्स में सॉल्व करते रहते हो ऐसे। जीरो आ रहा है, देख लो। मैंने कहा मुझे अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे रेट चाहिए, 6 आ रहा है, तो मैं जानता हूँ भाई रेट इज डीसी बाई डी टी। हमें से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दें भाई, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस टी। अब मैंने कहा मैं t की वैल्यू रख देता हूँ भाई, तो मैंने कहा अगर मैंने t की वैल्यू 2 रख ली तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हमारे लिए कितना आ जाएगा -12 प्लस 6, तो मैंने कहा वो -6 हो गया, मतलब मेरे लिए 6 के बराबर है। माइनस साइन ये दर्शा रहा है कि ये रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट का रेट है, तो खैर वो बहुत सिंपल सी बात है हमारे लिए। देखो भाई हमारे पास में जो भी रिएक्शन होती है उन्हें हमने दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। एक मैंने कहा हमारे लिए एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है, और मैंने कहा एक हमारे लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। एक मैंने कहा कौन सी है, एलिमेंट्री, मतलब वो है ना माइनस साइन यहाँ ले लो तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, मतलब आंसर तो प्लस में ही नोट करना है, तो माइनस आए प्लस आए हम फाइनल आंसर प्लस में नोट करेंगे, मान है कैसे भी कर लो। मैंने कहा एक रिएक्शन जिनको हमने एलिमेंट्री रिएक्शन का नाम दिया और एक रिएक्शन जिनको हमने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का नाम दिया। देखो मैं आपसे ये जरूर कह सकता हूँ जो एलिमेंट्री रिएक्शन है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, आपने नो डाउट आज से पहले खूब सुना होगा कि भाई जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है वो एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है, और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है जिनमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं मैंने कहा वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। याद है किसी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकल रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ मैच करते हैं, और मैंने कहा किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए थ्योरेटिकल रेट लॉ और एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ मैच नहीं करते। अगर आपको याद हो तो आप इस बात को बढ़िया तरीके से याद कर लो, मैंने कहा ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतरीन तरीके से याद होगी। तो मैंने ठीक कोई ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, किसी भी मैंने कहा थ्योरेटिकल मतलब सिंगल स्टेप के लिए होगा और मैंने कहा मल्टी स्टेप के लिए ऐसा नहीं होगा।
अच्छा ये समझ रहे हो, मैं जो TRL लिखा है, TRL इज थियोरेटिकल रेट लॉ, मैंने कहा इससे थियोरेटिकल रेट लॉ मैंने बोल दिया है। और मैंने कहा ERL मैंने क्या लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ भाई इट इज एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ। इसे हमने क्या बोल दिया है, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ बोल दिया है। तो किसी सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए बराबर होंगे, और मैंने कहा किसी मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए आप कह सकते हैं बराबर नहीं होंगे। तो बात आती है कि हमें जो है किसी भी रिएक्शन के लिए उसका रेट लॉ लिखना होता है। मैंने किसी भी रिएक्शन के लिए हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन नोट करना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आप सभी को याद होगा बढ़िया तरीके से, मैंने कहा जो भी रेट लॉ या हम कह सकते हैं भाई हमारे लिए रेट एक्सप्रेशन पढ़ा जाता है। मैंने कहा अगर कोई भी एक रिएक्शन मेरे पास में इस टाइप की है, A+B2C, मैंने कहा कोई भी एक रिएक्शन है, और हम इसका मान लो रेट लॉ लिखते हैं, तो हमने देखा कि भाई रेट लॉ के हिसाब से जो भी रिएक्शन का रेट है उसको हमने आज से पहले इस तरह के फॉर्मेट में लिखा था। हमने सभी ने काम किया है। हम रेट लॉ को ऐसे लिखना जानते हैं, R=K, A की पावर M और B की पावर N। मैंने कहा R सिंपल जो आप कह सकते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। कि मैंने कहा हम जानते हैं भाई हमारे लिए क्या रेट कांस्टेंट पढ़ा जाता है, या फिर मैंने कहा K को ही हम वेलोसिटी कांस्टेंट पढ़ते हैं, या आपको याद होगा कि K को ही हमने एक नाम दिया था एंड दैट इज स्पेसिफिक रेट। मैंने इसे स्पेसिफिक रेट कहने का रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि अगर मैंने ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले रखा होता, अगर मैंने दोनों के ही कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले रखा होता, तो उस कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट है वही क्या होता, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट होता। तो हमने कह दिया भाई इसीलिए हमने इसको स्पेसिफिक रेट कहा, मतलब एक स्पेसिफाइड कंडीशन में जो रिएक्शन का रेट है वही रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। आप जानते हैं जो मैंने पावर में रेस किए हैं M और N, ये क्या कहलाते हैं, तो मैंने कहा हम कहते हैं M इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, जो भी A की पावर में रेस हुआ वो मैंने कहा A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पढ़ा जाएगा। सिमिलरली मैंने कहा जो B की पावर में रेस हुआ वो हम कहते हैं भाई हमारे लिए क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू B पढ़ा जाएगा। और मुझे ये बात भी याद है कि अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, मैं अगर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं, तो मैं जानता हूं कि जो भी हमारे पास में बैलेंसिंग मोल है, जो भी मैंने कहा पावर हम देखते हैं रेट लॉ में, उन सभी का सम जो होता है वही हमारे लिए क्या होता है, ओवरऑल ऑर्डर पढ़ा जाता है। मतलब ये बहुत आसान आसान सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जिंदगी की आप कह सकते हो सबसे आसान बातें होती हैं जो मैं फिलहाल में इस टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लस हमने एक और बात सुनी थी कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट। हम सभी जानते हैं भाई ऑर्डर जो होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है ना। ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का हम थ्योरेटिकली नहीं बताते हैं। प्लस मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूं कि ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। मैंने किसी भी रिएक्शन के लिए मैं ये कह सकता हूँ ऑर्डर की कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, ऑर्डर पॉजिटिव हो, ऑर्डर नेगेटिव हो, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो, हर टाइप की वैल्यू जो आप कह सकते हैं भाई क्या होगा हमारे लिए, हम ये बात कह पाएंगे कि भाई पॉसिबल होगी ऑर्डर के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ऑर्डर क्या है, रेट लॉ को देख के ये कहानी हम बता देंगे।
जैसे मैं आपसे कहता भाई किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ मैं लिखता हूँ, मान लो मैंने रेट लॉ लिखा और मैंने कहा भाई रेट लॉ इस तरीके का है, ए की पावर 1, बी की पावर -2, सी की पावर 1/2, डी की पावर 3/2। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया और मैं आपसे इसमें कहता है कि भाई मुझे ये जानना है आप लोगों से कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, बी, सी एंड डी। एक साथ लिख दूंगा मैं, बार बार क्या लिखूंगा आप भी जानते हैं भाई, पढ़े लिखे हैं, है ना आप लोग भी। तो मैं आपको बताया जो भी पावर होती है वही आप कह सकते हो ऑर्डर कहलाता है। तो जैसे ए की पावर 1 है तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया, बी की पावर -2 है तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1/-2 हो गया, सी की पावर मैंने कहा 1/2 है तो सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1/2 हो गया, 3 की पावर मैंने कहा 3 डी की पावर 3/2 है 3। बिल्कुल। अच्छा ओवरऑल ऑर्डर अगर मैंने पूछा होता तो क्या होता, तो मैंने कहा हम सबको ऐड कर देते हैं विद साइन। तो मैंने कहा 1-2 प्लस 1/2 प्लस 3/2। तो मैंने कहा अगर मैं इसे विद साइन ओवरऑल ऐड कर देता तो मैं कह देता कि भाई इसका ओवरऑल ऑर्डर 1। तो बहुत सिंपल है कि भाई हमें कोई मान लो रेट लॉ दे दिया जाए, अब रेट लॉ को देख के हमसे कोई ऐसी कहानी पूछ ले जाए हम बता देंगे। एक और छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड स्पीसीज, प्योर लिक्विड and excess species is considered as zero। ये बात भी सभी ने पढ़ी होगी कि भाई अगर हमारे पास में कोई भी सॉलिड स्पीसीज है या फिर मैंने कहा हमारे पास में कोई भी एक्सिस स्पीसीज या प्योर लिक्विड, तो उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर हम जीरो मानते हैं कि भाई क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहता है तो रेट उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसलिए मैंने कह दिया भाई वो हमारे लिए क्या होंगे, उनके रेस्पेक्ट में रेट को जीरो माना गया। मैं आपसे एक बात जरूर कह सकता हूँ, the chemical species with respect to which order of reaction is zero is known as pseudo molecule and the reaction having pseudo molecule is known as pseudo order reaction। ठीक है, मैंने कहा भाई कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर जीरो होता है उसे हम सूडो मॉलिक्यूल कहते हैं कि भाई उस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं करता, उसके रिएक्शन में होने ना होने से रिएक्शन के रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा उसे हमने सूडो मॉलिक्यूल का नाम दे दिया और हम कह सकते हैं भाई कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सूडो मॉलिक्यूल आता है वो हमारे लिए सूडो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा जाता है। ठीक है, जैसे मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि किसी भी रिएक्शन के लिए मैं एक रेट लॉ लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू के ए की पावर 1, बी की पावर 1/2 एंड सी की पावर -1/2। मेरा आपसे कहना यह था कि इफ C is present in excess then पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू C। दूसरा क्वेश्चन है ओवरऑल
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैंने कहा कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी क्या होगा, और हमारे पास में ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 0 और 3/2। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भाई हम सभी इस बात को समझते हैं कि भाई कोई भी स्पीसीज जो एक्सिस में पाया जाता है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0 होता है। और मैंने कहा भाई अगर मुझे ओवरऑल बताना है तो सी के रेस्पेक्ट में तो 0 ही लेना है, बाकी सबका जैसे है वैसे ही हम ऐड करेंगे। तो हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये काम कर लेंगे।